भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। उस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सिर्फ 10 सदस्यों ने उस पूरी घटना को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। उस योजना के अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींच कर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और अन्य 6 सहयोगियों ने ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। इससे बौखलाई तत्कालीन अंग्रेजी सत्ता ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाना लूटने का प्रकरण भी चलाया। उसमें राजेंद्र नाथ लाहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के सभी अभियुक्त कैद थे। मुकदमा चल रहा था और उसी दौरान बसंत पंचमी का त्योहार आ गया। सब क्रांतिकारियों ने मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा गीत मेरा रंग दे बसंती चोला गाया, जो उसके बाद अमर गीत बन गया। काकोरी एक्शन प्लान से भी पहले क्रांतिकारियों के विभिन्न अभियानों में शामिल रामकृष्ण खत्री को पूना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें लखनऊ की जेल में लाकर बंद कर दिया और फिर उन पर चलाया गया मुकदमा, जिसमें उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई। पूरी सजा काटकर जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने अन्य राजनीतिक कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आंदोलन भी किया। यही नहीं, काकोरी स्थित काकोरी शहीद स्मारक साकार करवाने में भी रामकृष्ण खत्री की केंद्रीय भूमिका रही। आज हम काकोरी एक्शन प्लान में शामिल रामकृष्ण खत्री के कैसरबाग स्थित निवास और संग्रहालय परिसर में हैं। यहाँ हमारे साथ हैं उनके पुत्र उदय खत्री। आइए उनसे ही जानते हैं काकोरी एक्शन प्लान से जुड़े प्रेरक प्रसंग के बारे में। उदय खत्री जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो खत्री साहब थे उनका लखनऊ कब आना हुआ? भैया ये 1922-23 का, जब 1921 में गांधी जी का आंदोलन देश भर में शुरू हुआ, सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया, उस समय पिताजी महाराष्ट्र से पंजाब आए। पंजाब से यानी अमृतसर में थे। अमृतसर से फिर वो चूँकि उदासीन साधु बचपन में ही हो चुके थे और उनका साधु अवस्था का नाम था स्वामी गोविंद प्रकाश। तो उस स्थिति में वो यहाँ बनारस तक पहुँच गए थे और उस समय जब आंदोलन चला था तब ये बनारस में उदासीन मठ में ये अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। और उस समय आज़ाद के संपर्क में आना हुआ उनका बनारस में। आज़ाद सक्रिय थे, चंद्रशेखर आज़ाद, और आज़ाद के संपर्क में आने से आज़ाद इनको आज़ाद क्रांतिकारी पार्टी के पहले ही सदस्य बन चुके थे, तो वो इनको भी स्वामी गोविंद प्रकाश को भी यानी उर्फ रामकृष्ण खत्री को भी क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनाया। तो वो स्वामी गोविंद प्रकाश उर्फ रामकृष्ण खत्री थे। उस पार्टी के संपर्क में आने पर कि जो पार्टी ने गाँव के एक्शंस किए, पहले काकोरी ट्रेन एक्शन तो बहुत बाद में हुआ, ये 23-24 में इन लोगों ने जो एक्शन किया, पीलीभीत जिले के 2 गांव में, बिचपुरी और बमरौली 2 गांव में एक्शन हुए, कुछ को एक 1.5 महीने के अंतराल पे। और फिर उसके बाद प्रतापगढ़ जिले के द्वारकापुर गांव में एक्शन हुआ। ये एक्शन साहूकार महाजनों के यहाँ ये लोग एक्शन करते थे और उनसे धन को लूटते थे। तो इसमें चूँकि उस समय केंद्र इस पार्टी का बनारस, शाहजहांपुर ये सब इनके केंद्र थे, कानपुर केंद्र था, तो ये लोगों का वहाँ जाना होता था। लखनऊ कम होता था। लेकिन जब राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो गांव के एक्शन हुए थे, वो भी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, जिसमें 2 गांव के एक्शन में रामकृष्ण खत्री यानी उर्फ गोविंद प्रकाश भी शामिल थे। पीलीभीत जिले के बिचपुरी एक्शन में और प्रतापगढ़ जिले के द्वारकापुर एक्शन में ये शामिल थे। और
जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ तो ये उस समय महाराष्ट्र में थे, चंद्रपुर में, पूना में। इनको काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद सरकार ने धरपकड़ की और धरपकड़ में ये पूना से पकड़ के लाए गए यहाँ और इन पर केस चला लखनऊ में। जो साल 1.5 साल जो मुकदमा चला है उसमें ये फिर रामकृष्ण खत्री नाम से इन पर केस चला और इन पर उस मुकदमे में इनको वो मुकदमा था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो उसमें इनको 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला था। तो सन 1925 से 1935 तक ये उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में रहे और 1935 1 अगस्त 1935 को ये लखनऊ जेल से रिहा किए गए। उसके बाद फिर ये लखनऊ में ही ये रहते रहे। इनके जो वकील मित्र थे, जो काकोरी केस के वकील थे, गुप्ता जी, चंद्रभानु गुप्ता, उन्होंने इनको सहयोग किया, कहा कि तुम यहीं रहो खत्री, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करी जाएगी। और ये धीरे धीरे ये लखनऊ में ही ये बस गए। यहीं उन्होंने अपना घर किराए के मकान में रहते थे, ये किया। बाद में इनका विवाह बंगाल में हुआ। हमारी माता जी बंगाल की थीं, वो भी इस प्रदेश की नहीं थी, वो लोग यहाँ आकर के बसे। हम 5 भाई 1 बहनों का इन्होंने ये किया लखनऊ में। इस घर में जब आए पिताजी सन 49 के आसपास, आज़ादी के बाद आए, आज़ादी के साल 2 साल बाद वो इस घर में आए। और इस घर में जितने जीवित क्रांतिकारी जो अन्य काकोरी केस में थे वो भी, और जो काकोरी केस से अलग दूसरे केसों में जो लंबी लंबी सजाएं काटें, चाहे वो भगत सिंह के साथियों में हो, चाहे अन्य क्रांतिकारी रहे हों, बंगाल के क्रांतिकारी हों, पंजाब के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, इन क्रांतिकारियों का जब कभी जो लंबी लंबी सजाएं काटे हैं, तो उनका जब कभी भी लखनऊ आगमन होता था तो इस घर में, चूँकि तब लखनऊ का ये सेंट्रल प्लेस होता था, तो इस घर में पिताजी से मिलने सब आते थे और उनके साथ में यहाँ बैठकी होती थी, संस्मरण साझा करते थे सब एक दूसरे से, अपने अपने सब साथी। तो ये इस घर में इस तरह से उनका आगमन रहा। मैंने जब आँख खोली है, मेरी पैदाइश सन 48 में हुई थी। मैं तब गोद में था जब पिताजी इस घर में आए हैं, और इस घर में आने से पहले ही मेरी पैदाइश हो चुकी थी। तब मैं गोद में था और इस घर में मैंने मेरा छुटपन, जब मैं होश संभालना शुरू किया तो मैंने तमाम क्रांतिकारियों को, पीहड़ क्रांतिकारियों को देखा है, उनके सानिध्य में रहा हूँ, उनकी गोद में खेला हूँ इसी घर में। इसी घर में कभी बटुकेश्वर दत्त जी आए, जिन बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। मुझे याद है 27 मई 1964 का दिन था जब बटुकेश्वर दत्त जी इसी कमरे में अपना संस्मरण साझा कर रहे थे, इसी कमरे में बैठे हुए। तो इस तरह से इस घर में हम को रहते हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैं स्वयं 75 वर्ष में चल रहा हूँ और सितंबर में हम 75 पूरा करेंगे। उदय खत्री जी, हमें ये भी बताइए कि आपका जो कैसरबाग स्थित घर है उसमें कौन कौन सी तत्कालीन हस्तियां अब तक आ चुकी हैं? मैं तो काकोरी केस के तो तमाम क्रांतिकारी आते थे, जैसे सचिन नाथ बख्शी काकोरी केस में आजीवन कारावास पाए थे, मनमथनाथ गुप्त जिन्हें आजीवन जो काकोरी ट्रेन एक्शन में भी थे और जिन्हें लंबी सज़ा हुई थी 14 वर्ष की काकोरी केस में। सचिन नाथ सान्याल के भाई भूपेन्द्र नाथ सान्याल, उन्हें भी काकोरी केस में लंबी सज़ा हुई थी। राम दुलारे त्रिवेदी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, आपके नाम लो लाहौर केस, भगत सिंह के साथियों में जयदेव कपूर, शिव वर्मा, ये क्रांतिकारी लोग जो आजीवन काले पानी रहे, लंबी लंबी सजाएं काटें। आपके बटुकेश्वर दत्त का तो मैंने नाम लिया, जो भगत सिंह के साथ जिन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, बाद में वो भी काला पानी में रहे, अंडमान में। और लाहौर गदर पार्टी के क्रांतिकारी आते थे, जिनमें प्रमुख नाम पंडित परमानंद, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, सोहन सिंह जोश, ये सब होते थे। ये लोग यहाँ आते रहे, अपने संस्मरण साझा करते रहे। इनके अलावा बंगाल से तमाम क्रांतिकारी आए, पूर्णानंद दास गुप्ता, आपके जितेंद्र नाथ दास के भाई किरण चंद दास, आपके भगत सिंह के परिवार आते थे, परिजन जितने हम भाई, उनके तमाम भाई और उनके भतीजे वगैरह सब भतीजियाँ यहाँ आते रहे। काफ़ी क्रांतिकारी लोगों ने यहाँ आकर के अपने संस्मरण साझा किए। और मैं नाम लेते जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा,
इसलिए मैंने प्रमुख लोगों के नाम बता दिए। दुर्गा भाभी आती थी यहाँ, जो भगत सिंह की ये सब साथ में रहीं, प्रसिद्ध भाभी थी, जिनके पति भगवती चरण वोहरा शहीद हो गए थे बॉम्ब टेस्ट में रावी के किनारे। वो यहाँ आती रहीं। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी लोग आते थे, यहाँ आकर के मिलते थे। और मैंने बताया जैसे कि ये लखनऊ का केंद्रीय स्थल था, तो इस नाते से जो भी क्रांतिकारी लखनऊ आता था तो वो यहाँ इनसे मिलने जरूर आता था। उसमें मैंने उनके सबके दर्शन किए, मुझे सौभाग्य मिला, उनके गोद में खेला, सानिध्य में रहा, तो ये रहा है। एक चीज मेरे जहन में ये भी आती है कि रामकृष्ण खत्री जी का सुभाष चंद्र बोस से कैसा जुड़ाव था और क्या क्या सेवाएं दी उन्होंने उनको। पूरी सजा काट करके 10 साल की पूरी सजा, ये 25 में गए काकोरी केस में जेल, 35 में छूटे। तो छूटने के बाद ये लखनऊ जेल से जब रिहा हुए तो उसके बाद ये उनके संपर्क में आए। पहले तो आचार्य नरेंद्र देव के संपर्क में आए, फिर उसके बाद ये सुभाष बाबू के संपर्क में आए। सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी, तो ये यूपी फॉरवर्ड ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी हुए। और उन्नाव के विशंबर दयाल त्रिपाठी, जो बाद में संसद के सदस्य भी हुए, लोकसभा में भी सदस्य रहे, वो उत्तर प्रदेश यूपी फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष थे। इस नाते से अध्यक्ष और महासचिव होने के नाते से पिताजी यानी रामकृष्ण खत्री और विशंबर दयाल त्रिपाठी, ये दोनों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, एक्स ऑफिसियो पदेन। ये नियम बना हुआ था पार्टी का कि जो प्रदेशीय पदाधिकारी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री, वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिसियो ऑल इंडिया पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। इस नाते से ये कलकत्ता जाते थे, सुभाष बाबू के यहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक होती थी, ये लोग मिलते थे। तो सुभाष बाबू का उसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश दौरा भी करवाया था 39-40 में। उस दौरे में सुभाष बाबू का मुझे वो इतिहास का इनका मालूम है कि जब इन्होंने मथुरा में दौरा कराया, इन्होंने लखनऊ दौरा कराया, और वो उस दौरे में लखनऊ में इनका ये अमीनाबाद का जो घंटाघर पार्क है, यहाँ पे सुभाष बोस की उस समय मीटिंग हुई थी। उस समय अमीनाबाद में काफ़ी जगह थी उस घंटेघर पार्क में। अमीनातुल्ला पार्क अलग था, झंडे वाला पार्क, और ये पार्क अलग था। उस ज़माने में आज की तरह से वहाँ जगह घिरी भी नहीं थी, छोटी जगह नहीं थी, काफ़ी जगह थी, और हज़ारों आदमी आ जाता था वहाँ की मीटिंग में। घंटाघर था ही, मंदिर भी था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस सभा में सुभाष बाबू ने शपथ दिलाई थी लोगों को स्वाधीनता के लिए, अपने उसके लिए। तो वो एक ऐतिहासिक वो रहा था। उसके बाद सुभाष बाबू देश छोड़ के चले गए, पिताजी फिर कांग्रेस में आ गए। हमें एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आज़ादी के बाद रामकृष्ण खत्री का क्या क्या योगदान रहा। देखो, आज़ादी के बाद वो इस घर में आए और अपना वो आजीविका के लिए भी कुछ करते रहे, लेकिन साथ साथ एक काम वो बराबर करते रहे कि अपने क्रांतिकारी साथियों के प्रति उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बराबर निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहने में उनका एक लगाव था, लगन थी, और वो उन्होंने खूब किया। यहीं केवल लखनऊ ही नहीं, प्रदेश में कई जगहों पे जा के उन्होंने कार्यक्रम किए। वो शहीदों के स्मृति दिवस समारोह में आयोजन करते थे। उसमें दलगत भावना, वो हालांकि कांग्रेस में थे, लेकिन दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों को बुलाते थे, और उसमें उन लोगों को शामिल होकर उनको उनके प्रति उनके व्यक्तित्व और शहीद जो जंगे आज़ादी में जो शहीद हो गए, जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया, उन लोगों के प्रति अपनी भावांजलि देने के लिए सबको ये प्रेरित करते थे, और लोग भावांजलि देते थे। तो ये आज़ादी के बाद की उनकी निरंतर ये रही। इसी क्रम में 1990 में, पहले ये तो प्रदेश में लखनऊ में तो जिन्होंने जितने कार्यक्रम किए ही, उसके अलावा 1990 में ये जब थोड़ा अस्वस्थ होने लगे, बाहर जाना इनके लिए संभव नहीं रहा, तो इन्होंने 90 में लखनऊ में एक संस्था स्थापित की, शहीद स्मृति समारोह समिति। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजनों को शामिल किया, और जाने माने प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों के वंशजों को भी उसमें शामिल किया, और एक कार्यक्रम लगातार करते रहे, रेगुलर, लगभग माह में एक बार तो ज़रूर होता था, कार्यक्रम होता रहा है, और आज भी होता है। शहीदों के, जंगे आज़ादी के प्रमुख शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम करना, नौजवानों को प्रेरित करना, और उनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ना, ये उनका फिर एक कार्य रह गया था। तो
ये करते रहे वो। उदय जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, आप लोगों में किस तरह से देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं? 1990 में मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया कि रामकृष्ण कथी पिताजी ने जो संस्था स्थापित की शहीद स्मृति समारोह समिति, उस संस्था का मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहा और जब से मैं बराबर उन्हीं की प्रेरणा से, अन्य प्रबुद्ध लोगों की प्रेरणा से मैं रेगुलर होल टाइमर के रूप में जंग आज़ादी के प्रमुख शहीदों के दिवस मनाने के लिए मैं सक्रिय रहा हूँ। और मैंने विभिन्न विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थलों पर, स्मारकों में जा कर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, नौजवानों को जोड़ा है, नौजवान संस्थाओं को जोड़ा है, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में तमाम मैंने कार्यक्रम ये किए और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं भी इस समय 75 वर्ष का हो रहा हूँ, तो थोड़ा शिथिलता तो आई गई। बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो फंसेगी जाल में। तो इसलिए अब जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये ज़्यादातर अपने आवास पर ही हम लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर भी जा रहे हैं और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लोगों के अंदर जो लगाव जो पहले था, कुछ साल पहले तक, वो अब उतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए था, जितना था पहले। तो ये हम थोड़ा महसूस कर रहे हैं। और आजकल जो हमारी गतिविधियां हैं कि यहाँ घर पे ही जंग आज़ादी के प्रमुख शहीदों की याद में कार्यक्रम करना, उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करना और लोगों की उपस्थिति में अपने अपने भावांजलि या श्रद्धांजलि लोग अर्पित करें, ये चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि जब तक शरीर है तब तक ये चलता रहेगा और मैं चाहता हूँ कि लोग इसमें निरंतर शामिल होते रहें, इस तरह के कार्यक्रम। मैं वैसे तो लेखन कार्य भी करता रहा, आर्टिकल्स मेरे बहुत सी मैगजीनों में, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, लेकिन पुस्तक नाम की मैंने कभी वो नहीं किया था। तो लखनऊ में एक हिंदी वाङ्मय निधि भैया साहब श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने स्थापित कर रखी थी। उनके पुत्र प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी गोरखपुर विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त कर यहाँ लखनऊ आए, तो उन्होंने उस हिंदी वाङ्मय निधि के अंतर्गत लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में पुस्तकें लिखवाने का काम किया। जो एक्सपर्ट उस क्षेत्र के थे उन लोगों से, तो मुझसे उन्होंने 2 पुस्तकें लिखने के लिए बहुत उनके जोर पर मैंने लिखी थी। लखनऊ का क्रांति तीर्थ काकोरी और काकोरी केस के क्रांतिवीर, ये पुस्तकें आज भी उपलब्ध रहती हैं लोगों के पढ़ने के लिए। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, जैसे काकोरी केस कैसे चला, काकोरी केस में कौन कौन लोग शामिल थे, उनका क्या संक्षिप्त जीवन था, तो ये इन पुस्तकों में है। ये मैंने ये किया।